स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, आज इस साल का आखिरी दिन है और इस जाते हुए साल से एक बहुत बड़ी न्यूज हमारे पास आई है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमारे पास आई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस वैल्यू एडेड में वो 21% तक पहुंच जाएगा 2032 तक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो किसी भी देश की बैकबोन होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना स्ट्रांग होता है उतना ही इकोनॉमिक डोमिनेंस आपका वर्ल्ड में होता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना बड़ा होगा, जितना बेहतर होगा, उतना ही आपके एक्सपोर्ट्स प्रमोट होंगे और दूसरी कंट्रीज आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगी। तो किसी भी डेवलप्ड नेशन की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और अगर भारत को 2047 तक विकसित भारत का टारगेट अचीव करना है तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को लगातार हमें बढ़ाना होगा। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से यह रिपोर्ट ये कह रही है कि 21% की कंट्रीब्यूशन हम ग्रॉस वैल्यू एडेड में देखेंगे 2032 तक। तो अगर हम बात करें अभी के करंट स्टेटस की, तो एज ऑफ 2023 मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में 14% कंट्रीब्यूशन करता है। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ दिखाता है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसमें से हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इससे जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सेक्टर स्पेसिफिक प्रॉपर ग्रोथ दिखाता है। तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इस समय ग्रोथ 14% है और ये एक्सपेक्टेड है कि 2032 तक ये 21% तक पहुंच जाएगा, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इकोनॉमी में 32% से ज्यादा का एक्सीड करेगा यहां पे। और कहीं ना कहीं 2034 तक जो हमने सपना देखा है $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, वो भी इससे पूरा हो पाएगा। आगे अगर बात करें तो की ग्रोथ ड्राइवर्स, ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम ये ग्रोथ देख पाएंगे, हम ये 21% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना। आपको पता होगा बजट 2024-25 में फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बोला था कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी कि वो हमारी देश की 3.4% ऑफ जीडीपी है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी देश में जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही उसके डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट बढ़ते हैं, क्योंकि खर्चे दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जहां पर सरकार खर्चे कर रही हो एसेट क्रिएशन में, यानी कि डैम्स बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने में, और कहीं ना कहीं पोर्ट बनाना, रेलवे स्टेशन बनाना, इन सब में जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना ज्यादा ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, प्रोडक्शन क्रिएट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे लोग सेविंग करेंगे और उस सेविंग से लोग अलग अलग जगहों पे वापस इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। यानी कि हम ऐसा कहते हैं कि जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है किसी देश में तो उस देश की इकोनॉमी में वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी जो है वो प्रमोट होती है। वर्चुअस साइकिल का मतलब जहां पर हर तरफ खुशहाली और समृद्ध जो इकोनॉमी बनती है उसे हम वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। तो यहां पर बात यह आ रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है और सरकार इस बात को समझती भी है कि जो Q2 की ग्रोथ जो बहुत कम हो गई थी, यानी कि ये जो पूरा साल है, इस साल में हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, जिसमें Q2 की ग्रोथ हमारी बहुत कोई कम हुई, इन्फ्लेशन हमारा 6% से ऊपर गया, सरकार और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या आरबीआई के संदर्भ में भी हमने देखा कि थोड़ी सी तीखे बयान हुए यहां पे। तो इन सब से ऊपर उठ के ये जाता हुआ साल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या बहुत बड़ी ग्रोथ की तरफ हमें इंडिकेशंस दे रहा है। आगे अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस स्कीम, ये वो स्कीम है जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करती है। ये वो स्कीम है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी है। ये पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए है, यानी कि 14 सेक्टर्स पर इस स्कीम का इंपैक्ट है और जितने ज्यादा ये सेक्टर स्ट्रांग होंगे उतना ही देश के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा बढ़ेगा। यहां पर यह भी बोला गया है कि जितना ज्यादा ग्रोथ इन 14 सेक्टर्स में होगी, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो एविएशन हो,
जितना ज्यादा ये ग्रो करेंगे उतना ज्यादा ही इनको अच्छा क्रेडिट फैसिलिटी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यहां दिया जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 1.46 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगस्त 2024 तक इसमें हो चुका है। लगभग 12.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन एंड सेल्स यहां पर हुई है और जॉब क्रिएशन लगभग 9.5 लाख जॉब अब तक पीएलआई स्कीम हमारे यहां पर लोगों को दे चुकी है। तो पीएलआई स्कीम जो है, ये स्कीम हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत एसेंशियल है और यहां पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज देना, लोन्स जो हैं वो कम इंटरेस्ट रेट्स पे देना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स भी बनाए जा रहे हैं जिससे जो भी प्रोडक्ट्स इन पीएलआई स्कीम्स में बने उनको हम प्रॉपर्ली एक्सपोर्ट कर सकें, चैनलाइज कर सकें हमारी ग्रोथ को, ओवरऑल इकोनॉमी को। फिर अगर बात करें कि अभी नवंबर में इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स आया है, इमर्जिंग मार्केट रिपोर्ट आई है बाय मॉर्गन स्टैनले। ये इमर्जिंग मार्केट्स जो होते हैं ये बताते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में कौन सी कंट्रीज इमर्ज हो रही है एज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री या जिसका ग्रोथ पोटेंशियल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसमें बात करें तो भारत ने अपनी सेकेंड रैंक रिटेन करी है और जो फर्क है चाइना और भारत में वो बहुत कम रह गया है, यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो इमर्जिंग मार्केट है हमारा वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करें तो इंडिया की अगस्त में ग्रोथ बहुत अच्छी थी, अगस्त में हमने चाइना को इवन पछाड़ भी दिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ पुअर स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं रुपी का लगातार वीक होने की वजह से नवंबर में जो रैंकिंग आई है, इस नवंबर की रैंकिंग में हम सेकंड स्पॉट पर फिसल गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो गैप बहुत कम है और चाइना ने वापस नंबर 1 पोजीशन इसलिए रिटेन करी क्योंकि एक तो उसकी इकोनॉमी में अभी फिस्कल स्टिमुलस हुआ है, सरकार ने बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, साथ साथ में वहां पर एफआईज का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। तो ये वो दो कारण थे जिसकी वजह से भारत फिसला। पहला स्टॉक मार्केट की पुअर परफॉर्मेंस और दूसरा रुपी का लगातार वीक होना, ये दो कारण थे। तो अगर हम देखें इमर्जिंग मार्केट जो मार्केट्स में जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ये सात इंडिकेटर्स हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ आपकी कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्सपोर्ट ग्रोथ कितनी है, रिटेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कितना इंपोर्ट कवर आपके पास है, यानी कि आपके रिजर्व्स कितने हैं कि वो इंपोर्ट बिल को या इंपोर्ट्स को झेल सकें, साथ साथ में एक्सचेंज रेट मूवमेंट कितना है और स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस क्या है। तो यहां स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस में हम थोड़ा सा पीछे रहे और अगर हम बात करें एक्सचेंज रेट मूवमेंट पे तो यहां पर भी हमारी थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम खराब रही नवंबर में, अदरवाइज हम नवंबर में भी टॉप स्पॉट मेंटेन करते। हमने अगस्त में तो चाइना को पीछे छोड़ ही दिया था। तो चाइना ने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया और उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत बड़ा किया है। तो देखिए ये प्रोस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं कि भारत जो है आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को अपनी बूस्ट कर सकता है, पुश कर सकता है। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं क्या हमारे और एम्बिशंस हैं और क्या क्या अभी और किया जाना बाकी है। तो उससे पहले दोस्तों आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। अगर आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो डेली इकोनॉमी के मैं 5 प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चंस यहां पोस्ट करता हूं जिसका मैं एक एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। क्योंकि प्रीलिम्स 2025 अब नजदीक है तो यहां पर जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2025 देना चाहते हैं या इवन अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए। उसके अलावा मैं मेंस का भी एनालिसिस करता हूं, मेंस के 1-2 क्वेश्चंस मैं देता हूं हर दूसरे दिन जिसमें मैं प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग बताता हूं इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट वीडियोस, आर्टिकल्स भी उस ग्रुप पे शेयर होते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। फिर अगर हम बात करें इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट, देखिए ये जो बात कही जा रही है कि 21% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हम अचीव कर पाएंगे, उसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन का। यानी जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन में जो यूथ पॉपुलेशन है वो हमारे यहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट के फॉर्म में इमर्ज होगा 2026 तक। लगातार बढ़ती हुई डिमांड, लगातार बढ़ता हुआ कंजम्पशन, हो सकता है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग पुश इंक्रीज करें, भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को प्रमोट करें, क्योंकि जितना लोग डिमांड करेंगे उतना ही प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत भी पड़ेगी। और अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो मार्केट कैप यानी कि शेयर प्राइस और आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी 2030 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है।
तो दोस्तों इन सारी बातों से ये साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आने वाले समय में अगर हमने हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट प्रॉपर रखे, अगर हमने चीजों को रिव्यू ठीक से किया, मॉनिटर ठीक से किया, एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से किया, तो भारत के आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, यह भी एक ऐसा पॉइंट है, यह भी एक ऐसी चीज है जिस पर हिंदुस्तान को ध्यान देना चाहिए। नीति आयोग के सीईओ ने भी यह बात कही थी कि कहीं ना कहीं इंडिया को चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का पूरा यूसेज लेना चाहिए। अभी इंडिया उस यूसेज को ले नहीं पा रहा है, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को इंडिया पूरी तरह से अभी गेन नहीं कर पाया। समझते हैं ये है क्या। देखिए चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में क्या है, पूरी दुनिया ये बात जानती है कि चाइना की ट्रेड पॉलिसीज कैसी है। पहले चाइना दूसरी कंट्रीज अपने गुड्स को डंप करता है, दूसरे कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है और बाद में उनके रिसोर्सेज को कैप्चर करता है, जैसा उसने श्रीलंका के साथ किया। अब यहां पर पूरे देश दुनिया ये चाह रही है कि एक ऐसी कंट्री के साथ हम ट्रेड बनाएं, एक ऐसी कंट्री के साथ हम ट्रेड रिलेशन स्टैब्लिश करें जो कंट्रीज एथिकल पॉलिसीज के थ्रू चलती हो। तो भारत को एज एन ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है और यहां पर पूरी दुनिया इस बात पर फोकस कर रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। दैट मींस वी वांट सम अदर नेशन आल्सो हु कैन फुलफिल आवर डिमांड्स। अब चाहे वो जापान की सिल्वर इकोनॉमी हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो, इन सब में पूरी दुनिया इस बात को अब इंडिया की तरफ देख रही है, ये कंसिडर करके कि काश भारत अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को पहचाने और आगे बढ़े। क्योंकि अगर इंडिया ऐसा कर पाता है तो हो सकता है कि जो चाइना में एक तरह का जो स्लो डाउन अभी महसूस किया गया पिछले 2-3 महीने में, इंडिया अगर इस चीज को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करता है और अपने बिजनेसेस को एक्सपैंड करता है, अगर अपने बिजनेसेस को फैलाता है, तो हो सकता है भारत आगे आने वाले समय में चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत एक बहुत बड़ा देश उभरे और फिर वहां पर यह बोला जाए कि इंडिया का ऑल्टरनेटिव हम अगर देखेंगे तो देखेंगे, यानी कि इंडिया शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत है। अगर मैं आपको एक ओवरऑल विजन बताऊं, ये मैंने एक प्रॉपर टेबल क्रिएट करी है, अगर मैं प्रॉपर विजन बताऊं कि 2047 तक अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, तो देखिए जीडीपी कंट्रीब्यूशन इस समय हमारी मैन्युफैक्चरिंग का 14 से 16% के आसपास है, जिसे हमें बढ़ा के 25 से 30% तक लेके जाना होगा 2047 तक। यानी कि अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज को देखें तो जर्मनी लगभग 26% पे है, जापान 20%, साउथ कोरिया 27%। तो कहीं ना कहीं अगर किसी भी देश को डेवलप्ड स्टेटस अचीव करना होता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को 25 से 30% तक हमें लेके जाना होगा। जीडीपी साइज जो है हमारी अभी वो $3.7 ट्रिलियन के आसपास है। हमें 2047 तक पूरी कोशिश करनी होगी कि इसको 30 to 35 ट्रिलियन तक ले जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें, देखिए जर्मनी अभी $4.5 ट्रिलियन पे, जापान $5 ट्रिलियन ऑलरेडी अचीव कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट की बात करें तो उसे हमें लगभग अभी जो हमारी चल रही है 6 to 7% एनुअली, उसे हमें 8 to 10% एनुअल रेट से बढ़ाना होगा। एक्सपोर्ट्स जो है वो 40% है हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग का शेयर उसे हमें लगभग 60 to 70% तक लेकर जाना होगा। अगर आप ऑल्टरनेटिव्स देखें तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो एक्सपोर्ट्स में वो 70% है, जर्मनी का 85% है और जापान का 88% है। तो वी नीड टू एनहांस आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ एज वेल टू बिकम अ विकसित भारत, टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ये पीएलआई स्कीम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। और आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़कर आपको डेली इकोनॉमी के अपडेट्स इस पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स 2025 खत्म होने वाला है और हमारी ईयर एंड सेल का भी आज लास्ट है। यानी कि अगर आपका अटेम्प्ट 2025 का है और आप 2025 का प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। इसकी फीस है 4999 और अगर आप इसमें मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो आज शाम को 6 बजे ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस मतलब ये जो हमारी सेल है वो तो आज पूरे दिन भर के लिए है, शाम तक है। ये बैच हमारा शाम को 6 बजे से चालू हो रहा है। तो दोस्तों ये आपके पास परफेक्ट मूवमेंट है इस सेल को ज्वाइन करने का। इसमें 250 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरिंग, डाउट सेशन, हर क्लास के बाद टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, सीसैट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। आपने देखा होगा सीसैट का पेपर पिछले कुछ समय से काफी टफ आ रहा है, तो सीसैट की प्रिपरेशन भी इसके अंदर कराई जाएगी। वहीं अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है या 2027 में है
तो आप हमारा P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी आज लास्ट डेट है जिस पर आपको ये प्राइस पे ये कोर्स ऑफर हो रहा है। इसमें भी अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं SBS लाइव तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है तो उसमें 750 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। अगर आप कॉलेज गोइंग है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, तो आप ज्वाइन करिए 2027 वाला बैच। कॉलेज की प्रिपरेशन भी करते रहिए, साथ साथ में सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करिए और दोनों को प्रॉपर तरीके से अमालगमेट करिए। एंड हमारे वो बच्चे जो मेंटोरशिप चाहते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें गाइड करते रहे लगातार, तो आप हमारे संभव सुपर 100 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रिटायर्ड IAS हैं श्री अनिल स्वरूप जी, वो हमारे बच्चों को गाइड करेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए। इसमें आप डेली इन द सेंस आप उनसे पूछ भी सकते हैं, जब जब सेशन होगा, जब जब आपका इनके साथ सेशन कराया जाएगा, उसमें आप पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज हैं। और इसकी फीस है 6,999 एंड इफ यू यूज माय कूपन कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स हियर एज वेल। तो ये सेशन जब भी होगा, डेली नहीं होगा, जब भी ये सेशन होगा तब अनिल स्वरूप जी आपको मदद करेंगे जो कि रिटायर्ड IAS है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताइए क्या लगता है आपको कि भारत सच में 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा, या और कितनी जल्दी हम $10 ट्रिलियन तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।